विधवा बहू। अनमोल की माँ शीतल जी हमेशा से चाहती थी कि उनके बेटे अनमोल की शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो शीतल जी की पसंदगी की हो, और इसीलिए शीतल जी अपने बेटे अनमोल के लिए अच्छी अच्छी लड़कियां ढूंढने में लगी हुई थी। लेकिन तभी अचानक एक दिन अनमोल के चाचा जी का फोन आया और उन्होंने बताया कि उनके जवान बेटे आनंद की मौत हो गई है, जिसकी शादी अभी 8 महीने पहले ही हुई थी। ये खबर सुनते ही अनमोल अपनी माँ शीतल के साथ चाचा जी के घर जाता है। बहुत बुरा हुआ भाई साहब, 8 महीने पहले ही तो आनंद की बारात लेकर गए थे और अब ये। क्या बताऊं भाभी, मेरी तो दुनिया ही खराब हो गई। बेटे के साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब बहू की चिंता दिन रात खाई जाती है। मेरी बहू स्वाति की उम्र ही क्या है, अभी सिर्फ 23 साल की है। ठीक कहते हैं भाई साहब, लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है, होने को कोई नहीं टाल सकता। बस शीतल की चिंता में ही दिन रात परेशान रहता हूँ। इसकी दूसरी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। पंडित जी को भी बुलाया है, वही कोई उपाय बताएंगे। ये आपने अच्छा किया भाई साहब, पंडित जी से ही पूछे कि कैसे आगे कुछ किया जा सकता है। तभी वहां पर पंडित जी आते हैं। आइए आइए, पंडित जी कोई उपाय बताइए। अपनी बहू को इस तरह दुखी नहीं देख सकता। वो मेरी बेटी की तरह है। ये आपका छोटा बेटा है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे बड़े भाई साहब का बेटा है। मेरा मतलब शीतल भाभी का बेटा अनमोल। अनमोल बेटा, आपका विवाह हो चुका है? नहीं पंडित जी, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। बस अनमोल के लिए ही लड़की ढूंढ रही थी पंडित जी, लेकिन अब घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो कुछ दिन कोई शुभ काम नहीं करेंगे। आनंद की आत्मा को शांति मिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हो सकता है कि आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि देवर का मतलब होता है दूसरा वर। यानी कि अगर आप लोग चाहें तो स्वाति की शादी अविनाश के साथ करवाई जा सकती है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? देखिए, ऐसा करने से एक बेटे का जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा, अन्यथा आप ही सोचिए, इतनी कम उम्र में विधवा होने का बोझ वो जीवन भर कैसे ढोएगी। आप बड़ों की बात में मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पंडित जी की बात सही है। किसी भी लड़की को अपनी जिंदगी में खुश रहने का पूरा अधिकार है। नहीं नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। पंडित जी देखिए, मैं किसी भी लड़की के लिए इस तरह की बात नहीं करती, लेकिन 8 महीने में ही आनंद की मौत हो गई और मैं अपने बेटे का विवाह किसी भी विधवा लड़की के साथ नहीं करना चाहती। कल को शादी के बाद उसका बुरा साया कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दे तो। लेकिन स्वाति की कुंडली में कुछ भी बुरा नहीं है, यह सब होना ही था जो हो गया। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। पंडित जी के जाने के बाद अनमोल, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? एक विधवा लड़की से शादी करना चाहते हो, वो भी जो शादी के 8 महीने के बाद ही अपने पति को खा गई। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं भाभी? मेरी बहू बहुत अच्छी है और मेरे बेटे की मौत का उससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान को ये मंजूर था, इसलिए मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। माँ, मैं चाचा जी की बात से सहमत हूँ, और पंडित जी ने जो कुछ भी समझाया उसके बाद से भी अगर मेरी वजह से किसी का जीवन बर्बाद होने से बच सकता है तो मैं ये कदम ज़रूर उठाऊंगा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी, और अगर तुमने उससे शादी कर भी ली तो मैं उसे अपनी बहू नहीं मानूंगी। मैं जानता हूँ मॉम, अभी आप बहुत नाराज़ हैं और मेरे फैसले के विरुद्ध भी है, लेकिन मैं आज और अभी इसी वक्त स्वाति की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी का दर्जा दे दूंगा। मैं नहीं चाहता बेटा कि तुम अपनी माँ के खिलाफ जाओ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम जो करने जा रहे हो वो सही है। उसके बाद चाचा जी अपनी बहू स्वाति की शादी अविनाश के साथ करवा देते हैं। अविनाश स्वाति को पूरी इज्जत के साथ अपने घर ले आता है, लेकिन ये बात शीतल जी को बहुत बुरी लगती है स्वाति के घर आने के बाद। देखो अविनाश, तुमने अपनी जिद के चलते इस लड़की से शादी कर ली, लेकिन इससे कह दो कि ये कभी भी मेरी नजरों के सामने ना आए। मम्मी जी, मैं जानती हूँ आप हमसे बहुत नाराज हैं,
लेकिन मेरा विश्वास करिए, मैं आपको कभी किसी बात पर परेशान नहीं करूँगी। आपका ख्याल रखूँगी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगी। लेकिन मुझे तो तेरे हाथ का पानी भी नहीं पीना। ना तू मेरे लिए खाना बनाएगी, ना मेरा कोई काम करेगी। मम्मी आप कैसी बात कर रही हैं? कम से कम स्वाति को मौका तो दीजिए कुछ करने का। मैंने कह दिया ना, आज से मेरी रसोई अलग और तुम दोनों की रसोई अलग। इस विधवा लड़की के हाथ से खाना खाना भी पाप है। बस मेरे बेटे के सर पर कोई मुसीबत ना आए, दिन रात यही प्रार्थना करूंगी। मम्मी जी ऐसा मत करिए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपके साथ खुश होकर रहना चाहती हूँ। मेरे बेटे का दिमाग खराब हुआ था जो एक विधवा लड़की से शादी करके उसे घर ले आया। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शीतल की बातें सुनकर स्वाति बहुत दुखी हो जाती है। अविनाश, आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने अपनी माँ का दिल बहुत दुखाया है। तुम चिंता मत करो स्वाति, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त दो। कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं और अविनाश का प्रमोशन हो जाता है। माँ ये देखिए, मेरी सैलरी बढ़ गई और मेरा प्रमोशन भी हुआ है। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। जब से तूने इस विधवा लड़की से शादी करी है, मुझे तो हर रोज डर लगता है कि कहीं तेरी जिंदगी में कुछ गलत ना हो जाए। माँ कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, आप देखते जाइए। कुछ दिनों के बाद शीतल की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जिद मत करिए, स्वाति को आपके लिए खाना बनाने दीजिए, वो आपकी मदद करेगी। मुझे उस लड़की के हाथ की कोई मदद नहीं चाहिए। अगर तुम अपनी माँ को खुश देखना चाहते हो तो मेरे लिए एक नर्स लाकर रख दो। ठीक है माँ, आपकी जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसा आपको ठीक लगे। अपनी माँ की जिद से परेशान होकर अविनाश एक नर्स को उनकी सेवा के लिए लाकर रख देता है। एक दिन दोपहर में जब शीतल को भूख लगती है तो वो नर्स को आवाज़ देती है, लेकिन उसे नर्स कहीं नजर नहीं आती। कहाँ चली गई ये नर्स? मुझे दवाई लेनी थी, लेकिन उससे पहले खाना भी तो खाना है। मम्मी जी खाना खा लीजिए। तुम मेरे लिए क्यों खाना बनाकर ले आई हो? क्योंकि मुझे पता था कि आपके खाने का वक्त हो रहा है और आपको दवाई भी लेनी थी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कहाँ है वो नर्स? उसे बुलाओ तुम। मम्मी जी वो तो अभी अभी घर के बाहर की तरफ गई है, मैंने उसे जाते हुए देखा था। आप प्लीज़ खाना खा लीजिए। अच्छा ठीक है, मजबूरी है इसलिए खा रही हूँ, वरना तेरे हाथ का तो लाया हुआ पानी भी ना पीऊँ मैं। स्वाति उदास होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसे अपने सास की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दौड़कर जैसे ही कमरे में आती है तो देखती है कि शीतल ज़मीन पर गिर गई थी। क्या हुआ मम्मी जी, आप नीचे कैसे गिर गई? कुछ नहीं, बाथरूम जा रही थी, पता नहीं वो नर्स कहाँ चली गई, मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया था। जानती हूँ मम्मी जी मैं आपको छू नहीं सकती, लेकिन फिर भी इस वक्त क्या मैं आपको हाथ लगा सकती हूँ? अगर मजबूरी ना होती तो तुझे अपने पास भी नहीं आने देती। स्वाति अपनी सास को उठाकर बेड पर लिटा देती है। मम्मी जी आप आराम करिए और ये लीजिए, प्लीज़ दवाई खा लीजिए। खा ली तुम्हारे हाथ से दवाई। इसी तरह स्वाति अपनी सास की बहुत सेवा करती है। धीरे धीरे शीतल को लगने लगता है कि वो स्वाति के बारे में जैसा सोचती थी वैसा कुछ भी नहीं था, वो बहुत अच्छी लड़की थी। धीरे धीरे शीतल की तबीयत ठीक होने लगती है और शीतल के कहने पर ही अविनाश ने नर्स को भी वहाँ से हटा दिया था। एक दिन शीतल अविनाश और स्वाति को अपने पास बुलाती है। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है बेटा, बस तुम दोनों से एक बात कहना चाहती थी। बताइए ना मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं बेटा, गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हुई। मैंने हमेशा तुम्हें उल्टा सीधा कहा, तुम्हारे हाथ का खाना तक नहीं खाया, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ही मैं बिस्तर से उठकर खड़ी हुई हूँ बेटा। मम्मी, स्वाति के लिए आपकी सोच बदल गई, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, और मैं ना स्वाति को कुछ देना चाहती हूँ। नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा करना तो मेरी जिम्मेदारी थी। नहीं बेटा, मैंने तो कई सालों पहले अविनाश की होने वाली पत्नी के लिए कंगन बनाकर रखे थे। सोचती थी जब अविनाश की शादी करूंगी तो अपनी बहू को ये कंगन दूंगी, लेकिन जब उसने तुम्हारे साथ शादी की तो मैंने तुम्हें कंगन नहीं दिए।
लेकिन अब मैं जानती हूँ कि तुम ही मेरी बहू हो और तुम ही इस घर को अच्छे से संभाल सकती हो। थैंक यू मम्मी जी, मुझे एक माँ की तरह प्यार देने के लिए। देखो माँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने किससे शादी की, बस इस बात से फर्क पड़ता है कि स्वाति आपका कितना ख्याल रखती है, इस परिवार का कितना ध्यान रखती है। स्वाति बहुत अच्छी लड़की है और उसके विधवा होने से मेरी जिंदगी पर कुछ भी बुरा असर नहीं आने वाला। जो कुछ भी हुआ वो भगवान की मर्जी थी। उसके बाद शीतल ने अपनी बहू स्वाति को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया।